नमस्कार एंड वेलकम टू सिविल्स डेली। क्या आप जानते हैं कि डिफॉल्ट बेल क्या होती है या स्टैट्यूटरी बेल क्या होती है और क्यों रिसेंटली ये टर्म न्यूज में थी? दरअसल हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस डिसीजन के खिलाफ अपील की है जिसमें लॉयर एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट बेल दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की इस अपील को खारिज कर दिया है। डिफॉल्ट बेल को स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हैं और जब से सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट बेल मिली है तब से ये टर्म लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसलिए आज हम जानेंगे कि डिफॉल्ट बेल क्या होती है, अपने आप मिलती है या इसके लिए अप्लाई करना होता है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आइए डिफॉल्ट बेल से पहले जानते हैं कि आखिर बेल क्या होती है। बेल लीगल कस्टडी में रखे गए किसी व्यक्ति को कंडीशनल रिलीज यानी सशर्त रिहाई को कहते हैं, जिसमें वो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होने का वायदा करता है। तो ये होती है बेल। अब डिफॉल्ट बेल क्या होती है? तो ये जमानत का एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो तब मिलता है जब पुलिस जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति के संबंध में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने में फेल हो जाती है। यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेट करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आईपीसी के सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 के तहत व्यक्ति डिफॉल्ट या स्टैट्यूटरी बेल का हकदार होता है। डिफॉल्ट बेल को ही स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हैं। साल 2020 में बिक्रमजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि यदि आरोपी या व्यक्ति क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए गए मैक्सिमम टाइम पीरियड खत्म होने के बाद डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करता है तो ये उसका अधिकार है, वो ऐसा कर सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये केवल सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत स्टैट्यूटरी राइट ही नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा भी है, यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 के तहत जोड़कर देखा। जनरली डिफॉल्ट बेल को जांच एजेंसी की चूक होने पर इनडिफिसिबल राइट कहा जाता है, जो मिलता भी है लेकिन तभी जब उचित समय पर इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे सुधा भारद्वाज को मिला, लेकिन उनके साथ भीमा कोरेगांव में गिरफ्तार अन्य लोगों को डिफॉल्ट बेल नहीं मिल सकी। इसकी वजह यह है कि उन्होंने उसके लिए आवेदन नहीं किया। डिफॉल्ट बेल एक ऐसा अधिकार है जिसमें अपराध की प्रकृति कैसी भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम, ये मिलता ही है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी की बेल को कैंसिल भी किया जा सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 173 के तहत पुलिस अधिकारी किसी अपराध की जरूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद रिपोर्ट दर्ज करता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में चार्जशीट कहते हैं। डिफॉल्ट बेल या जमानत का मुद्दा आमतौर पर वहां उठता है जहां पुलिस के लिए 24 घंटे में जांच पूरी करना संभव नहीं होता। पुलिस एक्यूज्ड को अदालत में पेश करती है और पुलिस या जुडिशियल कस्टडी के लिए मांग करती है। ज्यादातर अपराधों में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 60 दिनों का समय होता है, 60 डेज। लेकिन जहां अपराध बड़ा हो और लगता है कि यहां मौत की सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या कम से कम 10 साल की जेल की सजा हो सकती है, वहां 60 की जगह 90 दिन का टाइम मिलता है, यानी 90 डेज। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, जैसे एनडीपीएस एक्ट में यह पीरियड 180 डेज का होता है, 180 दिन का होता है, जिसे 1 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सामान्य कानून के तहत एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति की जुडिशियल कस्टडी के लिए 60 या 90 दिन की सीमा से ज्यादा समय नहीं दे सकता। इस टाइम पीरियड में अगर जांच इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा कर देता है यदि वो जमानत देने के लिए तैयार है और यदि आरोपी ने डिफॉल्ट बेल के लिए आवेदन किया है। अब जानते हैं कि डिफॉल्ट बेल के अलावा अन्य प्रकार की जमानत यानी बेल के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आती है रेगुलर बेल। ये ऐसे व्यक्ति को मिलती है जो पहले से ही गिरफ्तार है, हिरासत में है। ऐसी जमानत के लिए व्यक्ति सीआरपीसी के सेक्शन 437 और 439 के तहत आवेदन कर सकता है। दूसरी होती है इंटरिम बेल। कोर्ट के पास रेगुलर बेल का आवेदन नहीं आया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जमानत दी जानी जरूरी है, तो न्यायालय एक अस्थायी यानी टेम्पोररी और छोटी अवधि यानी छोटे टाइम पीरियड के लिए जमानत दे सकता है। तीसरी होती है एडवांस बेल, अग्रिम जमानत, यानी गिरफ्तारी से पहले, आपके अरेस्ट होने से पहले ही बेल मिल जाए। जब किसी आरोपी को पहले से यह आभास होता है कि वो किसी मामले में गिरफ्तार हो सकता है, तो वो अपने अरेस्ट से बचने के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत एडवांस्ड बेल की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है।
कोर्ट अगर एडवांस बेल दे देता है तो अगले आदेश तक आरोपी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब भी कोई अपराधी कोर्ट में बेल के लिए अर्जी दाखिल करता है तो कोर्ट ऐसे शख्स को कुछ शर्तों के आधार पर ही बेल देता है। जैसे रिहा होने के बाद आप शिकायत करने वाले पक्ष को परेशान नहीं करेंगे, जमानत पर रिहा होने के बाद आप किसी भी सबूत या गवाह को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, बेल पर रिहा होने वाले व्यक्ति फौरन यानी विदेश नहीं जा सकता, साथ ही वो अपना शहर भी नहीं छोड़ के जा सकता। इसके बारे में उसे सूचना देनी होती है। इसके साथ ही कई बार कोर्ट अपराधी को रोज पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी लगाने को भी कहता है या जरूरत पड़ने पर ऐसा करने को कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी बेल रद्द की जा सकती है। अब जानते हैं कि अरेस्ट के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो आर्टिकल 22 अरेस्ट या डिटेंशन में लिए गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। डिटेंशन 2 प्रकार के होते हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव यानी किसी व्यक्ति को ट्रायल और कन्विक्शन के बाद पनिश करना, और प्रिवेंटिव यानी बिना ट्रायल और कन्विक्शन के किसी व्यक्ति को डिटेन करना। ऐसा कब कब हो सकता है, ये हुआ आपके लिए मेरा आज का सवाल। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। तो ये थी जानकारी डिफॉल्ट बेल के बारे में, जो कि सुधा भारद्वाज की रिहाई के बाद से चर्चा में बना हुआ है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? कोई सुझाव हो, कोई एडवाइस हो तो आप ज़रूर बताएं। अगर आप सिविल स्टडी की 1-on-1 मेंटरिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि सिविल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक कई तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आप उन्हें देखते रहिए और शेयर करते रहिए। ये चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।